कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की सीधी बुआई हेतु ड्रम सीडर यंत्र पर धरने की जानकारी। अगेती फूलगोभी की उन्नतशील प्रजातियां और रोपण तकनीक। बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी। जो किसान भाई किसी कारणवश धान की नर्सरी ना डाल पाए हों तो वो किसान भाई कम अवधि वाली धान की प्रजातियों की सीधी बुआई ड्रम सीडर से खेती करके क्या लाभ ले सकते हैं। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि धान की खेती में सबसे ज़्यादा लागत नर्सरी की तैयारी, उसकी रोपाई, खरपतवार नियंत्रण और पानी पे होती है। अब जैसे कि आजकल किसानों को लिए श्रमिकों की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं को देखते हुए उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देखी गई, जिसमें धान की सीधी बुआई। धान की सीधी बुआई दो तरह से होती है, या तो जीरो टिल से, या जो हमारी नई इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आई है वो ड्रम सीडर। ड्रम सीडर में ये ड्रम रूप में बक्से बने होते हैं जिसमें अंकुरित बीज जो है वो डाले जाते हैं। देखिए, ड्रम सीडर के प्रयोग में सबसे बड़ी सावधानी देने वाली बात यह है कि खेत की तैयारी अच्छी तरह होनी चाहिए। पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खूब अच्छी तरह से मिट्टी पलट लें। उसके बाद खेत में पानी लगा करके अच्छी तरह पाटा लगा लें। पाटा लगाने के बाद जब कीचड़ हो जाए और उसमें पानी न रह जाए, या अगर उतारने की व्यवस्था है तो पानी एक तरफ, जब केवल कीचड़ रहे, अच्छा बना हुआ खेत हो, उसमें ड्रम सीडर से बुआई करें। ड्रम सीडर की बुआई से बहुत सारे लाभ हैं। उत्पादन लागत में कमी आती है और सबसे बड़ी बात है, जैसे हम पर वर्ग मीटर पौधों की संख्या निर्धारित करने की बात आते हैं, तो बुआई जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें उतनी वांछित संख्या में पौधों की संख्या नहीं आ पाती है। लेकिन ड्रम सीडर से पूरे पौधों की संख्या हर जगह एक समान रूप से रहती है और इस तरह से पूरे खेत में हमारा जो है पर वर्ग मीटर जो पौधों की संख्या वो निर्धारित हो जाती है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हमारी हो हैं, बीडर हैं, चूँकि लाइन से लाइन की दूरी निर्धारित रहती है, पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित रहती है, इसलिए उनके बीच में इन बीडर से या हो से निकाय गुड़ाई करने से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, मिट्टी में वायु का संचार हो जाता है और हमारे जो पौधों में कल्ले ज़्यादा निकलते हैं
जिसके वजह से उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है। किसान भाई, ड्रम सीडर में हमारे जो श्रम है उसकी पूरी तरह बचत हो जाती है। ड्रम सीडर में 5 से लेकर के 7 ड्रम होते हैं, जिसमें कि बीज डाल करके उसके ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। एक ही किसान बड़ी आसानी से खेत में एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाता है, फिर उसके बाद दूसरे किनारे से फिर लाता है, केवल एक निर्धारित दूरी तय करता हुआ। इस तरह से एक किसान जो है अकेले एक दिन में लगभग 1 एकड़ खेत की बुआई कर सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो उसमें एक सैफ्ट पे ड्रम लगे होते हैं, दोनों किनारे पे पावर व्हील होती है और सामने एक हैंडल लगा होता है जिसको किसान लेके चलता है। और जो पावर व्हील है वही हमारी जो है वो ड्रम को रोटेट कराती है, घुमाती है। और एक ड्रम में जगह जगह छेद बने होते हैं, सब बीज एक निश्चित दूरी पे एक जगह पे गिरते हैं। अगर हम उसको कैलिब्रेट करके कम या ज़्यादा बीज की मात्रा करना चाहें तब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्रम सीडर हमारा जो है वो वांछित संख्या में पौधों की संख्या निर्धारित कर देता है। किसान भाइयों, ड्रम सीडर से बुआई करने पर इन बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला बिंदु है कि आप कम अवधि में पकने वाली प्रजातियां जैसे नरेंद्र 359, नरेंद्र 8022, सरजू 52, साकेत, गोविंद, राशि या फिर सीधी बुआई में प्रयुक्त होने वाली किस्में बारानी दीप, नरेंद्र 97, पंत 12, नरेंद्र लालमती, शुष्क सम्राट का चयन करें। ड्रम सीडर से बुआई में बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन अवश्य कर लें। उर्वरकों का प्रयोग सामान्य फसल की भांति ही नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश एवं जिंक खेत की तैयारी के समय डालें। हमारे जिन किसान भाइयों ने जून माह में अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाई थी, उनके यहाँ नर्सरी में इसकी पौध रोपाई योग्य हो गई होगी और कई कृषक तो इसकी रोपाई के कार्य में लगे भी होंगे। लेकिन फूल गोभी की रोपाई करते समय कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इन प्रबंधन कार्यों पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर दास। जो कौन सी प्रभेद जो है जो कि आगात में लगाई जाती है, उसका जब तक आप चयन नहीं करेंगे तो आपको उसका सही फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आगात फूलगोभी की खेती के लिए किसान भाई आप सबसे पहले किस्म का है उसका चयन करें। कुमारी है, पूसा दीपावली है, पूसा केतकी 1 है, पूसा केतकी है। एक और प्रभेद जो न्यू अभी रिलीज हुई है, पूसा हाइब्रिड K1 करके आती है, जो आगात किस्म में काफी पॉपुलर है। इसके अलावा एक पूसा यर्ली सिंथेटिक है। ये सभी प्रभेद जो है आगात फूलगोभी की खेती के लिए काफी अच्छी प्रभेद है। इसी प्रभेद में से किसी एक प्रभेद का या 2 प्रभेद का आप अपना रकबा के अनुसार किसान भाई चयन कर लेंगे और इसके लिए आप फिर नर्सरी गिराएंगे। नर्सरी, ये बरसात का समय है किसान भाई, बरसात के समय में नर्सरी गिराने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। अगर आप नर्सरी खुले खेत में डाल देंगे तो जब बारिश होगी, जब आपका पौधे जब नर्सरी में 1 या 2-3 सेंटीमीटर का ऊपर आता है तो देखेंगे कि हेवी बारिश के कारण जो है वो टोटल पौधा आपका डैमेज हो जाएगा, जिसका नुकसान आपको फिर आप जो खेत की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके पास पौधे नहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए आप पॉली टनल या उस पर नेट लगा दीजिए। नेट के नीचे जो है आप नर्सरी बना के गोभी का नर्सरी लगा के आप उसका खेती कर सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी जो किसान भाई आप करेंगे खेत की तैयारी, जब नर्सरी आप गिरा देते हैं, नर्सरी गिराने के बाद आप खेत की तैयारी शुरू कर, क्योंकि आप नर्सरी गिराते हैं तो 20 से 25-30 दिन का जो जब बिचरा हो जाता है, पौधा हो जाता है, तब आप खेत में ले जाते हैं। तो उसके बाद आप खेत की तैयारी शुरू कर दें। खेत की तैयारी करने के लिए फर्स्ट में जो है किसान भाई आप खेत को पहली जो जुताई करते हैं उसमें कंपोस्ट, तो वो अगर कंपोस्ट देते हैं तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे। अगर आप वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध है
तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और ये पहली जुताई के समय किसान भाई आप खेत में डाल देंगे कि आपके खेत में जिंक की कमी है पाया जाता है, तो उसको आप कंपोस्ट में ही मिला के पहली जुताई के समय ही आप खेत में डाल के बराबर मात्रा में पहली जुताई कर देंगे। 2-3 जुताई करेंगे किसान भाई, खरपतवार को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और अंतिम जब जुताई करते हैं किसान भाई, तो उसमें सबसे पहली बात है कि जो फर्टिलाइजर आप डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उसका भी एक अनुशंसा है। 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाई सबसे पहले आप जब खेत की अंतिम जुताई करते हैं तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास को भी पूरी मात्रा आप खेत में बराबर मात्रा में छिड़क के अंतिम जुताई कर दें। तो किसान भाई जब आप फूलगोभी की खेती करते हैं और आगात में करते हैं तो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे और उसी कतार पर किसान भाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिचड़े तैयार हो जाते हैं पौधशाला से, तो वो एक एक पौधे आप उसमें लगाएंगे। शाम के समय में अगर लगाते हैं तो ज्यादा बेटर है, वो किसी तरह का वो जो सूखने या धूप का जो प्रकोप से बच जाएगा। इसके अलावा सिंचाई में अभी तो बरसात का सीजन, आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता होती है, नमी की कमी होती है तो सिंचाई करेंगे। इसके अलावा किसान भाई आप अवश्य जो है 25 से 30 दिन में पहली निकाई गोराई अवश्य करें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी भी हल्की हो जाएगी और पौधे का जो एरेशन होता है, जड़ का विकास होगा और स्वस्थ पौधे होंगे। और किसान भाई जैसे कि पौधे गोभी का करते हैं तो अर्ली में खास करके ये बरसात के सीजन में कीट व्याधि का थोड़ा प्रकोप होता है, तो आप डायरेक्ट सब्जी की खेती करते हैं तो हम लोग, हमारे यहाँ से अनुशंसा भी है कि कीटनाशक का कम से कम प्रयोग करें। नीम निर्मित दवाई जो होता है आपके मार्केट में आता है, वो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप बराबर 7 दिन के अंतराल पर आप अगर उस पर स्प्रे करते हैं तो कीट और व्याधि दोनों का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई गोभी की खेती करके अधिक से अधिक हमारे किसान लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम अन्नदाता, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज मैं किसान भाइयों को जो है ब्रॉयलर के बड़े मुर्गियों के बारे में या लेयर मुर्गियों का किस तरीके से देखभाल होनी चाहिए। साधारणतः इस मौसम में ये देखा जाता है कि कभी कभी बहुत धूप हो जाती है और कभी कभी जो है बहुत रात के समय जो है काफ़ी ठंड कभी कभी हो जाती है। मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव होती है और इस दौरान जो है उमस काफ़ी बढ़ जाती है वातावरण में, और इस उमस की वजह से जो है अगर हमारी वेंटिलेशन मुर्गी के घर में सही तरीके से नहीं होता है तो मुर्गियों को काफ़ी बीमारी होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। अब उसके लिए जो है पहला चीज़ हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गी चाहे वो ब्रॉयलर हो चाहे लेयर हो, उनके घर के जो वातावरण है यानी कि उनके जो आसपास जो खिड़कियां है वो खुली रहे ताकि शुद्ध हवा जो है वो बाहर से अंदर आ सके। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर घर में उमस बढ़ रही है तो इसका एक कारण हो सकता है कि एक घर में जो है ज़रूरत से जितनी मुर्गी होनी चाहिए, जैसे ब्रॉयलर मुर्गी के लिए जो है हम 1 वर्ग फुट
स्थान का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी हम रखे हैं तो इस के वजह से जो ओवरक्राउडिंग होती है तो उस कारण जो है घर में उमस बढ़ सकती है, गीलापन हो सकती है वातावरण में। तो इस दौरान जो है अगर आप खिड़कियों को खुला रखें, वेंटिलेशन सही रखें, अगर लीटर भी गीला हो जाता है तो हमको ये विशेष ध्यान में रखना होगा कि खिड़की जो है वो खुला तो होना ही चाहिए, साथ में जो है जो लीटर जो है जो कि गीला हो जाता है उसमें जो है आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं। और चूना के अलावा जो है आप सूखे लीटर को, मतलब जो लीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो भूसा या बुरादा या जो कुछ भी हो, हम जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेश यानी सूखे हुए हो, गीला ना हो, उसको हम कर सकते हैं ताकि जो है लीटर जो है सूखा मेंटेन हो, ड्राई फॉर्म में मेंटेन हो। मुर्गियों को भी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पानी, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रबंधन व्यवस्था में। और इसके साथ ही साथ हम जो है पानी में जो है हम कुछ दवाई जैसे कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेस जिससे कि स्ट्रेस ना हो, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है बाज़ार में उपलब्ध है। तो इस तरीके का जो है दवाइयाँ जो कि स्ट्रेस को रोकने में काम आती है, तो इस तरीके का आयुर्वेदिक दवाई या आयुर्वेदिक टॉनिक, कुछ लिवर टॉनिक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भी जो है अलग अलग जो लिवर टॉनिक बाजार में उपलब्ध है, जैसे लिव 52 हुआ, स्ट्रेस रोक हुआ, इस तरह के कई सारे लिवर टॉनिक, कई सारे मल्टीविटामिन, कॉन्सिटोन, कई सारे इस तरह की जो है दवाई आ रही है मार्केट में, कई कंपनियों की आ रही है। तो किसान जो है इस तरीके का दवाइयाँ जो है संभवतः अच्छा होगा अगर किसान जो है उसके पानी में उसको मिलाकर मुर्गियों को पिलाए, क्योंकि दाने कभी कभी क्या होता है कि मुर्गी दाने कम खाती है इस मौसम में क्योंकि गर्मी की वजह से, लेकिन पानी जो है मुर्गी काफ़ी पिएगी। और इसके अलावा जो है इस मौसम में जो है कभी कभी अगर दाना पुराना होता है, मान लीजिए कि कभी 2 महीने से ज़्यादा होती है, तो कभी कभी दाना जो है वो दाना में नमी आ जाती है, मतलब दाना में उमस काफ़ी आ जाती है। ये साधारणतः माना जाता है कि 11% से अधिक अगर पानी रहता है दाना में, यानी उमस या गीलापन अगर 11% से अधिक होती है तो दाना निश्चित रूप से फंगल बीमारी के लिए एक अच्छा स्रोत हो जाती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना होगा कि मुर्गी के दाना जो है वो जो है उसमें 11% से अधिक नमी ना हो, और फ्रेश दाना जितना संभव हो सके फ्रेश दाना का प्रयोग किया जाए। दाना देने के बाद भी जो है अगर किसान भाइयों को लगता है कि कहीं पे मुर्गियों की ग्रोथ इस मौसम में कम आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कॉपर सल्फेट 1% कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल पानी में कर सकते हैं या फिर फीड में भी कर सकते हैं। व्यावसायिक फसल पान की यदि बात करें तो इसमें लगने वाले रोग के कारण फसल की काफी क्षति होती है, लेकिन पान उत्पादकों को इसके कारक, लक्षण और निवारण की जानकारी नहीं होती। अतः जो किसान भाई पान की खेती किए हुए हैं, इसमें लगने वाले रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक पान विषय विशेषज्ञ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से 2 किस्म के रोग आते हैं, एक तो फफूंदी जनित रोग, एक जीवाणु जनित रोग। फफूंदी से फैलने वाले रोग जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक रोग है जिसको हम कहते हैं पत्ती सड़न और तना सड़न या जड़ सड़न। इसमें क्या होता है कि इसमें पत्तियों में धब्बे बनना शुरू होते हैं किनारे की तरफ से भूरे रंग के, और अगर इसका हमने प्रबंधन न किया तो एक समय ऐसा आता है जब आपका पूरा पान का पत्ता कत्थई कलर का हो जाता है और उससे क्लोरोफिल की मात्रा समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर ये इसी के लक्षण जो इसका संक्रमण है ये आपके तने में पहुंचता है, तने से पहुंच के जड़ पे पहुंचता है, और जड़ में जब इसका संक्रमण हो जाता है तो पूरी पान बेल सूख जाती है, इसलिए इसे सूखड़ भी कहते हैं। और किसान भाइयों, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस रोग से हमारी पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगर इस रोग का हम प्रबंधन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि किसान को फिर अन्य रोगों से उसके पान बेल में इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस रोग से होता है। तो इससे बचने के लिए ये है, मैंने आपको लक्षण बता दिए। अब इसमें यह है कि आप
बरेजी की साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई रखने के बाद एक ताम्रयुक्त फफूंदीनाशक दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप ले लीजिए। 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से माह में एक बार इसका छिड़काव करें। और ये सुनिश्चित कर लें आप कि आपके बरेजे में रोग होगा तभी आप डालेंगे, ऐसा नहीं है। आपके बरेजे बिल्कुल निरोग हैं, स्वस्थ हैं, इसके बावजूद भी हमें दवाओं का प्रयोग करना होगा। जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको 4 घोल इसमें डालना होंगे, अपने बरेजे को बचा सकता है। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण रोग है वो फैलता है जीवाणु से, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जिसे कहते हैं, पत्तियों में जो धब्बे वाला रोग है। इसमें क्या होता है, इस रोग में बैक्टीरिया से जो पैदा होता है कि पत्ती में हल्के भूरे भूरे रंग के धब्बे शुरू होते हैं और ये धब्बे पीले रंग के घेरे से घिरे रहते हैं, ये इसकी पहचान है। और अगर इनका समय रहते प्रबंधन न किया गया तो आप देखेंगे अधिक संक्रमण की स्थिति में किनारे से इसमें धब्बे तेजी से बनते हैं और इसकी पहचान है कि अंग्रेजी के वी आकार के धब्बे इसमें दिखाई देते हैं। और ये पत्ती से होते हुए फिर तने में पहुंचते हैं और तना बहुत कुरूप सा हो जाता है। आप देखेंगे कि तना, आप जब सामान्य पौधे का तना देखेंगे चिकना होगा और रोगी पौधे का तना देखेंगे तो आप बीच से फटा और खुरदरा देखेंगे। इसके बाद इसकी जड़ भी सड़ जाती है संक्रमण से। और जब इस पौधे को आप उखाड़ते हैं, बीच से 2 भागों में बांटते हैं तो पूरी काली रंग की एक पट्टी दिखाई देती है। इसमें एक और विशेष बात है इस रोग में कि इसमें जो गांठें होती हैं सामान्य बेल की अपेक्षा जो रोगी पौधे में जिसमें रोग लगा है उसकी गांठें सामान्य पौधे की गांठ से अधिक फूल जाती हैं। और फूली हुई गांठों को अगर हम हाथ से देखें तो चिपचिप पदार्थ उसमें लगा रहता है। इसको हमारे किसान भाई काली गांठ और बीधा के नाम से भी जानते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बरेजे में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट या बैक्टीरियल ब्लाइट यानी कि पत्ती में धब्बे और झुलसा नामक रोग आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि बरेजे की नित्य सफाई रखें और जो सिंचाई का पानी है वो स्वच्छ दें। सिंचाई का जो पानी है जिससे आप ले रहे हैं उसमें कभी भी रोगी बेलों को न डालें, इस तरह से आप करें। और अंत में इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा आती है, उस दवा की 6 ग्राम मात्रा को 30 लीटर पानी में घोलें और आपका जो क्षेत्रफल है आवश्यकता अनुसार 6 ग्राम प्रति 30 लीटर की दर से बना लें और बरेजे में माह में एक बार आपको छिड़कना है। तो एक बार आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदीजनित रोग में या बोर्डो मिश्रण, और दूसरा पहले फफूंदीजनित रोग में जो आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 3-4 दिन बाद बैक्टीरियल डिजीज जो मैंने आपको बताई है स्टेप्टोसाइक्लिन, इसका आप घोल डालें। तो माह में ये आप लेके जुलाई से लेके अगर आप अक्टूबर तक कर लेंगे तो आप देखेंगे वर्षा में जो तेजी से रोग फैलते हैं उससे आप अपने बरेजों को 100% बचा लेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर उसे जवाब भी देते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लखना देवरिया के सत्यदेव चौधरी ने। आपने दुधारू पशुओं के नवजात बच्चों में सिंग रोधन तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे बड़ी ज़रूरत ये आती है कि सिंग रोधन आखिर क्यों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सिंग रोधन से एक तो जानवरों में जो हार्न कैंसर होने की संभावना रहती है यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट नहीं लगती है। इसके अलावा पशु में जो इसके साथ साथ किसान भाइयों आप जानवरों को कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं। और ये सिंग रोधन जो होता है बड़ा आसान सा है। छोटा सा जो जानवर होता है पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर आप उसके थोड़ा सा सर पे टच करिए, कहीं पर उसको छुइए, जहाँ पर आपको उसका कलिका सी दिखाई पड़े, महसूस हो, वहीं पर थोड़ा सा आप ब्लेड से हल्का सा जगह बना लीजिए। और उसके बाद कास्टिक पोटास का जो विलेन होता है, इस विलेन में रुई को आप भिगो लीजिए और भिगोने के बाद उस रुई को धीरे धीरे करके आप उस पर रब करिए, मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि खून सा आ जाएगा और उस रुई को वहीं पर चिपका के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे वो जो है घाव पूरता भरता जाएगा वो अपने आप जो है रुई सूख करके झड़ जाएगी। तो ये छोटे जानवरों पर सिंग रोधन हो।
इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपको विलेन नहीं मिलता है तो कास्टिक पोटाश की छड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक पोटाश की छड़ का इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है कि आप जानवर का जहाँ पर बड है उसको थोड़ा सा स्पेस साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद कागज़ की सहायता से या उसके होल्डर की सहायता से कास्टिक पोटाश की छड़ को अच्छी तरह पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद जहाँ पर उसका बड है उसी पर रख करके थोड़ी देर जला दीजिए। जलाने के उपरांत क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक विलेन सा निकलेगा, लेकिन उससे जो है आपको अपने जानवर की आँख को बचाना है, क्योंकि यदि आँख में चला जाएगा तो जानवर के अंधे होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों एक डिहार्नर आता है, ये इलेक्ट्रिक डिहार्नर होता है और इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक पोटाश और या कास्टिक पोटाश का जो विलेन है इसकी जगह पर हम बड को उसी इलेक्ट्रिक डिहार्नर से जला देते हैं और जड़ तक जलने के पश्चात फिर इसमें से सींग निकलने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें जरा सी चूक हो गई, क्योंकि अगर थोड़ा पूरी तरह से इसमें जानवर के अगर जड़ तक नहीं जला है, अगर किनारे से भी तो सींग निकल जाता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी अच्छे टेक्नीशियन से आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सींग रोधन में सफलता मिलेगी। आपने कहीं बड़ा जानवर खरीदा, अब उसमें सींग रोधन कैसे करें, तो उसके सींग रोधन के लिए ये है कि आप या तो उसको आरी से काटें या एक आता है इलस्ट्रेटर, ये एक रबड़ का मोटा सा छल्ला होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो कार्य करेंगे वो किसी टेक्नीशियन की ही मदद से करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवर जिसका सींग रोधन करना है, बड़ा जानवर है, उसके सींग पर एक जो है बड़ा सा हम टाइट सा छल्ला चढ़ा देते हैं और ये छल्ला जो है वो सींग में पोषक तत्वों की आपूर्ति को रोक देता है और इसके रोकने से क्या होता है कि सींग थोड़े दिन में जो है सूख जाता है और सूखने के उपरांत आप इसको काट करके अलग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे सुरक्षित और अच्छी विधि है वो इलेक्ट्रिक डिहार्नर ही आता है, लेकिन इसमें ज़रूरत बस एक अच्छे टेक्नीशियन की होती है। किसान भाइयों, इस तरह अगर आप बताए उपायों से सींग रोधन अपने जानवर का करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जानवर की सुंदरता बढ़ेगी, साथ ही साथ आप कम जगह में अपने ज़्यादा जानवर रख सकते हैं और इसके अलावा लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर इसी समय, आपसे मुलाकात करेंगे और कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।